गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग को 5th चैप्टर स्टार्ट करना है, बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रैटेजीज़ पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग को 2-3 राइटर्स वगैरह की जो हमारे स्ट्रैटेजिस्ट हैं उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज़ बताई हैं कि इस तरीके से अगर आप अपने बिज़नेस के लिए स्ट्रैटेजी सेट करते हो, इस तरीके से अगर आप अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाओगे तो आपके बिज़नेस को काफ़ी प्रॉफिट होगा। जो हम लोग ने पहले भी पढ़ा था कि कोई श्योर शॉट नहीं है कि अगर हम ये स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो परफेक्ट होगी। हमारी स्ट्रैटेजी परफेक्ट केवल एक गिवन एनवायरनमेंट में होती है, वो भी हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। जैसे ही हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का कोई भी फैक्टर चेंज होता है, हमारी वो स्ट्रैटेजी भी इम्परफेक्ट हो जाती है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रैटेजिस्ट ने हमको बोला है इसके हिसाब से अगर हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो वो परफेक्ट ही होगी। उन्होंने केवल अपने अपने ओपिनियन दिए हैं कि जब आप अपने बिजनेस के लिए कोई स्ट्रैटेजी सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो, तो ये वाले फैक्टर्स आप दिमाग में रखो। तो जब आप ये फैक्टर्स दिमाग में रख के स्ट्रैटेजी बनाओगे तो एक तरीके से हर एक तरीके का प्लान बना सकोगे कि किस तरीके से आपके बिजनेस में रुकावटें आ सकती हैं, तो कैसे हम लोग उस रुकावट को ओवरकम कर सकते हैं। तो ये हमारे इस चैप्टर में दिया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है हमारा वो पोर्टर्स 5 मॉडल थ्योरी है। शायद आपने कभी पहले पढ़ा हो इसके बारे में, थोड़ा सा तो पता नहीं, लेकिन ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एग्ज़ाम में पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल आएगा। इसमें आपको डायग्राम भी याद करना है, प्लस डायग्राम याद होगा तो थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। हम लोग आगे पढ़ेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही रहेगा। इसके अलावा भी 1-2 तरीके की स्ट्रैटेजी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा पोर्टर्स 5 फोर्स मॉडल है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने पहले ही बोला था कि कुछ डेफिनेशंस वगैरह याद हो जाए। हम लोग आगे भी जो 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग ने काफ़ी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। कोई भी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे थोड़ी बहुत आपको करनी है, क्योंकि पेपर में आपको अच्छी तरीके से डेफिनेशंस भी कोट करनी है। हम लोग फिर से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। If all you are trying to do is essentially the same thing as your rival, then it is unlikely that you will be very successful। दूसरे बंदे को अगर आप कॉपी करोगे, जो काम वो बंदा कर रहा है वही काम हम करेंगे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्योंकि मार्केट में लीडरशिप हासिल करने के लिए आपको क्रिएटिविटी, इनोवेशन लेके आना पड़ता है। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉम्पिटिटर ने अपनी स्ट्रैटेजी अगर चेंज करी है तो उसके अकॉर्डिंग करस्पॉन्डिंग आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करो। लेकिन उसने जो स्ट्रैटेजी चेंज करी है, आप अपनी स्ट्रैटेजी छोड़ के केवल उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी करोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगे। मार्केट को लीड वही करता है जो सबसे पहले क्रिएटिविटी या इनोवेशन लेके आता है, वही मार्केट लीडर बनता है। तो दूसरे लोग उसको कॉपी नहीं करते हैं। दूसरे लोग बस अपने प्रोडक्ट को या फिर अपनी मार्केट को या फिर प्रोडक्ट के फीचर्स को थोड़ा बहुत चेंज करते हैं कि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ भी अट्रैक्ट हो। तो जो आपका राइवल से हमारा क्या मतलब है यहाँ पे, कॉम्पिटिटर्स। तो जो काम हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है वही काम अगर हम करेंगे तो हम सक्सेसफुल नहीं कभी हो पाएंगे। जो काम हमारा कॉम्पिटिटर कर रहा है हमें वो काम नहीं करना, हमें कुछ नए इनोवेशंस लेके आने हैं अपने प्रोडक्ट में, हमें क्रिएटिविटी दिखानी है। हाँ, ये ज़रूर है कि कॉम्पिटिटर ने अपनी पॉलिसी चेंज करी है तो हम अपनी पॉलिसी उसके अकॉर्डिंग चेंज ज़रूर करेंगे, लेकिन कस्टमर को दिखे भी कि हाँ इसमें ये नए फीचर आए हैं, या आपने प्राइस बढ़ाया है, घटाया है, या फिर आपने कुछ सैम्पल्स फ्री में दिए हैं या फ्री गिफ्ट है, तो आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। स्ट्रैटेजी इज अ पैटर्न इन द स्ट्रीम ऑफ डिसीजन। हम लोग ने पहले भी पढ़ा है कि प्लान करना स्ट्रैटेजी नहीं है, पॉलिसी बनाना स्ट्रैटेजी नहीं है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप है और ये हमारा सेकेंड स्टेप है। तो पहले हम लोग प्लान करते हैं, अपना विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, गोल्स वगैरह सेट करते हैं कि हमें फ्यूचर में कहाँ तक जाना है, आज हम कहाँ पे हैं और 2-3-4 साल बाद हम अपने आप को कहाँ पे देख रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग स्ट्रैटेजी सेट करते हैं जो उससे थोड़ा शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं और हमारा जो गोल है वो चेंज नहीं होता, लेकिन गोल को अटेन करने के जरिए हम लोग चेंज करते जाते हैं, हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को चेंज करते जाते हैं। तो स्ट्रैटेजी एक पैटर्न है जिससे हम लोग अपने डिसीजन को चेंज करते हैं टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ आवर फाइनल डेस्टिनेशन। जो हम लोग ने पढ़ा था, हमारा विजन क्या है, हमारा जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इस चैप्टर में हम लोग पोर्टर 5 फोर्सेस पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो यहाँ पे इन्होंने कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रैटेजी दी है, कॉस्ट लीडरशिप,
डिफरेंशिएशन और फोकस स्ट्रैटेजी। तो आज हम लोग माइकल पॉटर के ये जो 5 फोर्स मॉडल है वो पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप ये मान के चलो 85% चांस है ये क्वेश्चन आने के। तो विद डायग्राम आपको ये क्वेश्चन, ये जो आंसर है इसका फोर्सेस का मॉडल आपको याद करना है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर से। एन ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या हुआ, जिस चीज़ में हम सबसे अच्छे हैं, जिस चीज़ में हमारा फोटे है। हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक बंदा हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता। या तो हम 2-3 चीज़ में अच्छे होंगे तो 2-3 चीज़ में हम खराब भी होंगे। हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी टैलेंट है वो सब हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है तो डांस का नहीं होगा, अगर हमारे अंदर डांस का टैलेंट है तो सिंगिंग का नहीं होगा। या ये तो हो सकता है, तो हो सकता है हमारे अंदर आर्ट का या क्राफ्ट का टैलेंट नहीं होगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर सारे ही तरीके के टैलेंट है। तो हम कुछ चीज़ों में बहुत एक्सीलेंट हो सकते हैं, कुछ चीज़ें ये है कि हाँ आर्ट बना सकते हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं। तो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी किसमें है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं। तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस चीज़ में उसका फोर्टे है, जिस चीज़ में उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, उस चीज़ की तरफ आगे बढ़े। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आप इफेक्टिवली और एफिशिएंटली आगे बढ़ा सकते हो, आपको उस चीज़ में इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन कोर कॉम्पिटेंसी शुड बी फोकस्ड ऑन सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड और वांट्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव आप तभी अचीव कर पाओगे जब आप अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हो। क्योंकि हम लोग ने पहले ही पढ़ा है, कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। अल्टीमेटली कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो मार्केट में आई है वो कस्टमर को ही सेटिस्फाई करने के लिए आई है। चाहे आप कोई प्रोडक्ट लाइन में हो या फिर आप कोई सर्विस वगैरह में हो, लेकिन आपका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट या सर्विस की तरफ अट्रैक्ट करना, कस्टमर के अंदर अपनी गुडविल इंक्रीज करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। दिस इज अचीव थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज बदलनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज होता है, हमारा फैशन चेंज हो रहा है, कल्चर चेंज हो रहा है, कस्टमर की नीड्स जो कि अनलिमिटेड है, नेवर एंडिंग है, लेकिन वो एवर चेंजिंग भी है। तो टाइम के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, इंस्टाग्राम के पोस्ट के हिसाब से, नई नई मूवीज़ के हिसाब से हम लोग उनके कल्चर को, फैशन को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे कस्टमर की डिमांड चेंज हो रही है, उनका फैशन चेंज हो रहा है, हमें भी अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए हमें बार बार अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज करनी पड़ती हैं। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज are the course of action adopted by an organization for each of its businesses separately to serve identified customer group and provide value to those customer by satisfying their need। तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस कस्टमर को केटर करने के लिए आए हैं, कौन से एज ग्रुप को केटर करने के लिए आए हैं। तो जिस भी एज ग्रुप के लिए हम लोग आए हैं तो उसमें हम अच्छी तरीके से कस्टमर को सेटिस्फाई करें। जैसे हम लोग ने क्लास में जॉनसन का भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि जब हमारे बेबी प्रोडक्ट्स की बात आती है तो हम लोग जॉनसन की तरफ ही आगे बढ़े। तो जॉनसन ने ये नहीं करा कि मिडिल एज, ओल्डर एज सबके लिए वो लेके आया प्रोडक्ट, वो ज़्यादातर बच्चों के लिए ही लेके आ रहा है। और अगर सबसे पहले कोई बेबी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, आज तो और भी हिमालय वगैरह बहुत आ गए हैं, लेकिन आज सबसे पहले आज भी हमारे माइंड में जॉनसन ही आ रहा है। In the process, organization uses its competencies to gain, sustain and enhance their strategic and competitive advantage। तो हमारी यहाँ पे मोटिव क्या है कि हम लोग अपनी कोर कॉम्पिटेंसी का यूज़ करें, जिस चीज़ में हम लोग मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हैं वो करें, ताकि हम लोग मार्केट में अपनी पोजीशन गेन कर सकें। गेन ना भी करें तो कम से कम हमारी पोजीशन गिरे ना, जहाँ पे है वहीं पे रहे। इन्हांस, अपनी पोजीशन को इंक्रीज करो, कॉम्पिटिटर्स को कट थ्रोट कॉम्पिटिशन दो और कॉम्पिटिटर्स से आगे बढ़ो। तो वो हमारा कोर कॉम्पिटेंसी से ही हो पाएगा। तो सबसे पहले पोर्टर ने 5 फोर्स मॉडल हमें दिया। इसने बताया है कि जब कोई प्रोडक्ट मार्केट में आता है, 5 तरीके की फोर्सेस हैं जो उसको अफेक्ट कर रही होती हैं। तो जब हम कोई स्ट्रैटेजी बिल्डअप करते हैं, हमें ये 5 फोर्सेस का ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है, तब जाके हम कोई स्ट्रैटेजी बनाएं। एवरी बिजनेस ऑपरेट इन अ कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मोनोपोली है मार्केट में। मोनोपोली केवल हमारे जो गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वाटर बोर्ड है, केडीए वगैरह, इनकी है। बाकी आपको कभी भी मोनोपोली पावर नहीं मिल सकती है, क्योंकि उसका हम लोग गलत यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए हमारे भले ही 2-3 ही कॉम्पिटिटर्स क्यों ना हो, लेकिन कॉम्पिटिटर्स ज़रूर होते हैं। तो सारे तरीके के बिजनेस जो है वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। द कॉम्पिटिटिव स्टेट ऑफ एन इंडस्ट्री हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन हाउ फर्म्स डेवलप देयर स्ट्रैटेजी। और
हम लोग कभी भी जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं तो अपने मन से नहीं बनाते, हम अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी ज़रूर देखते हैं कि उसने किस तरीके से पॉलिसी बनाई है, वो क्या चीज़ ऑफर कर रहा है, वो क्या प्रॉफिट मार्जिन रख रहा है। हमेशा हम लोग ने क्या ऊपर पढ़ा कि हमें उसकी स्ट्रैटेजी कॉपी नहीं करनी है, लेकिन उसकी स्ट्रैटेजी को स्टडी करके हमें अपनी स्ट्रैटेजी फ्रेम करनी है कि कैसे हम कस्टमर को अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की तरफ अट्रैक्ट कर पाए। हम लोग के घर में अगर कोई वेडिंग होती है तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे रिलेटिव ने इस तरीके से करा था तो हमें ऐसे करना है, या फिर हमारे पड़ोसी ने ऐसे करा था तो हम इस तरीके से करें। हम लोग कॉपी नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग अपने ध्यान में ज़रूर रखते हैं कि उसने ये करा है तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो कभी भी हम लोग कोई स्ट्रैटेजी सेट करते हैं तो हमें अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी को स्टडी करना होता है। माइकल पॉटर बिलीव दैट द बेसिक यूनिट ऑफ एनालिसिस इज अ ग्रुप ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज दैट कम्पीट डायरेक्टली विद ईच अदर। तो माइकल पॉटर कहता है कि जब आप कोई एनालिसिस करो, कभी भी आप कोई बिजनेस स्टडी कर रहे हो, कभी भी आप कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो, तो जितने भी आपके सिमिलर या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्रोड्यूसर्स हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं, एक बार उनकी मार्केट स्ट्रैटेजी ज़रूर चेक कर लो कि कस्टमर क्यों उनकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ क्यों नहीं आ पा रहा है, क्या आप में कमी है। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज इंडस्ट्री स्पेसिफिक। हर इंडस्ट्री के अपने अपने कॉम्पिटिटर हैं, हर इंडस्ट्री के अपने अपने कॉम्पिटिटर हैं, तो अपने अपने तरीके की उनकी स्ट्रैटेजीज बिल्ड होती हैं। एन ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट्स टू अडॉप्ट एन अप्रोच टू विन ओवर कॉम्पिटिटर्स इन द सेम इंडस्ट्री। तो हमें दूसरे इंडस्ट्री के कॉम्पिटिटर से मतलब, अगर हम लोग कॉफ़ी को प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कोई लेना देना नहीं है कि बिस्किट का मार्जिन कितना है, या फिर पेप्सी वाले कितना कमा रहे हैं, या 5 स्टार वाले कितना कमा रहे हैं। हमारा मोटिव क्या है कि कॉफ़ी वाले या कॉफ़ी की और जितनी रेंज है या सब्स्टिट्यूट गुड्स है उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कहते हैं। तो हम लोग की जो है इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, सारे इंडस्ट्री में अपने अपने कॉम्पिटिटर्स हैं। तो जब हम लोग स्ट्रैटेजी स्टडी करते हैं तो हम लोग अपने सिमिलर या सब्स्टिट्यूट गुड्स वालों की स्ट्रैटेजी स्टडी करते हैं, ना कि मार्केट में और दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमसे कोई लेना देना ही नहीं है, उनकी स्ट्रैटेजीज हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। द कैरेक्टर मेक्स इंटरेस्टीज ऑफ कॉम्पिटिटिव फोर्सेस डिफर फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। तो सारे इंडस्ट्री की अपने अपनी स्ट्रैटेजी है, सारे इंडस्ट्री के अपने अपने अलग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है। हमें स्ट्रैटेजी सेट करते समय केवल अपनी इंडस्ट्री के जो सब्स्टिट्यूट और सिमिलर प्रोडक्ट्स के कॉम्पिटिटर्स या सप्लायर्स या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी दिमाग में रखनी है, ना कि सारी इंडस्ट्रीज को हमें स्टडी करना है। A powerful and widely used tool for systematically diagnosing the significant competitive pressure in a market and assessing the strength and importance of each of those pressure is Potter's 5 force model of competition। तो किस तरीके से आप मार्केट को स्टडी करो, मार्केट के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको मार्केट के कौन कौन से लोगों की स्ट्रैटेजी को स्टडी करना चाहिए वो ये बता रहा है। तो इसने बताया है कि 5 लोगों की स्ट्रैटेजी को आपको स्टडी करना है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। तो वो स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग एक चार्ट पढ़ते हैं ताकि हम लोग का ये जो भी एक्सप्लेनेशन है वो अच्छे से हमें और आसानी से समझ में आए। ये चार्ट आपको याद में रखना है। ये वाली चीज़ें अगर नहीं भी याद हो रही हैं तो चलेगा, लेकिन ये बायर इतना आपको ध्यान में रखना है। तो ये नीचे जो हमने सर्कल करा है वो नहीं भी याद हो रहा है तो भी कोई बात नहीं। तो वो कह रहे हैं कि जब आप अपने इंडस्ट्री के लिए कोई भी स्ट्रैटेजी बना रहे हो तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। आपको अपने कॉम्पिटिटर्स के बारे में कुछ स्टडी करना है। क्या स्टडी करना है? पहले तो आपको ये स्टडी करना है कि मार्केट में कई नई एंट्रीज बहुत आसान तो नहीं है। जैसे कॉफ़ी की मार्केट बहुत आसान है, जैसे आप देख रहे हो कि आजकल सब लोग डिपार्टमेंटल स्टोर खोलते चले जा रहे हैं या मेडिकल स्टोर खोलते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें कमाई बहुत ज़्यादा है। हम लोग को ये पता चल गया कि कोरोना में भले ही सारे के सब लोगों के बिजनेस ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए, लेकिन ये मेडिकल स्टोर्स हैं और ये जो किराना दुकान वगैरह ये सारी चीज़ें बंद नहीं होंगी। तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि हम लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं उस तरीके के काम में बहुत ईजिली लोग मार्केट एंटर तो नहीं हो रहे हैं कि बहुत सारे लोग आसानी से किराना स्टोर खोल सकते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर खोल सकते हैं, मेडिकल स्टोर वगैरह खोलते चले जा रहे हैं। बेकरी ऑनलाइन अगर आप देखते हो तो ऑनलाइन बेकरी के इतने स्टोर वगैरह हो गए। तो वो लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरीके की इंडस्ट्री में हम एग्जिस्ट करते हैं
उस तरीके की इंडस्ट्री में ऐसा तो नहीं है कि हमारे जैसे सिमिलर या सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्रोड्यूसर्स का आना बहुत ज़्यादा आसान है। पहले तो हम लोग ये चीज़ें स्टडी करते हैं, उसके बाद हम लोग अपने बायर की जो डिमांड्स है, उनका फैशन है, उनकी नीड्स वगैरह वो स्टडी करते हैं। क्योंकि आपका प्रोडक्ट जितना भी सस्ता है, लेकिन अगर बायर को नहीं पसंद आया तो हम लोग 5 रुपये की चीज़ भी नहीं खरीदते। पहले हम लोग कैसेट वगैरह चलाते थे, फिर सीडी का ज़माना आया, फिर पेन ड्राइव का आया। अब तो कुछ भी नहीं है, ऑनलाइन ही यूट्यूब पे हम लोग सर्च करते हैं और गाना बजा देते हैं। तो आज के टाइम पे हम लोग पेन ड्राइव्स भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग की दुकान पहले अगर कैसेट की है, हम लोग बहुत सस्ते में भी बेचते हैं। लेकिन जब सीडी का ज़माना आ गया, आप 10 रुपये में भी लोगों को अगर कैसेट बेचोगे तो बोलेगा हम खरीदें ही क्यों। आज के टाइम पे तो हमारे पास कैसेट प्लेयर भी नहीं है। फिर सीडी का ज़माना आया, सीडी बिकना शुरू हुई। अगर आज हम 10 रुपये में भी आपको सीडी देंगे तो आप बोलोगे मैम हम ऑनलाइन यूट्यूब में ही सर्च कर लेंगे, हम सीडी में भी 10-15 रुपये क्यों ख़राब करें। और आज हम लोग काफ़ी लोगों के घर में तो सीडी प्लेयर्स भी नहीं है, क्योंकि यूट्यूब हमारे टीवी के साथ भी कनेक्टेड है, लैपटॉप भी है। तो हम लोग क्यों ये सारे काम करें। तो हम लोग को ये देखना है कि हम जितने सस्ते में चीज़ बेचेंगे, बायर वो नहीं खरीदेगा। बायर वही खरीदेगा जो आज की डिमांड है, जो आज का फैशन है, जो आज का कल्चर है। तो हमें बायर की नीड वगैरह स्टडी करना है, उसकी क्या नीड है, वो क्या फैशन की चीज़ें चाहता है, वो कौन सा कल्चर आजकल अडॉप्ट कर रहा है। तो हमें बायर के अकॉर्डिंग चीज़ें प्रोड्यूस करनी है। हर सस्ती चीज़ नहीं बिकती है, और आज के टाइम पे तो हम लोग यही है कि सस्ती चीज़ ना खरीदे, भले ही एक बार खरीदो, 2-3 चीज़ें खरीदने से अच्छा आप एक चीज़ खरीदो, लेकिन ढंग की चीज़ खरीदो। तो सस्ती चीज़ बार बार ख़राब होगी। तो बायर आज के टाइम पे सस्ती चीज़ नहीं चाहता, वो पैसा खर्च करने को तैयार है, लेकिन उसके पसंद की चीज़ मिलनी चाहिए। तब तो हमें बायर की भी चीज़ें वगैरह स्टडी करनी है। उसके बाद हमें स्टडी करना है सप्लायर की पॉलिसी, सप्लायर की क्रेडिट पॉलिसी वगैरह भी हमें स्टडी करनी है। क्यों? क्योंकि ये जो रॉ मटेरियल है वो तो हमें सप्लाई की तरफ से मिलेगा अगर हम प्रोडक्शन लाइन में है, या फिर अगर हम प्रोडक्शन लाइन में नहीं है तो डिस्ट्रीब्यूशन की जो हमारी चेन है उसमें तो सप्लायर बीच में आता है, ये डिस्ट्रीब्यूटर तो यही है। तो ये किस प्राइस में दे रहा है, अगर इसने अपना रेट बढ़ा दिया तो हम तो रेट नहीं बढ़ा सकते, हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाना पड़ेगा। या फिर अगर ये रॉ मटेरियल का सप्लायर है तो ये कितने टाइम में रॉ मटेरियल देता है, इसने प्राइस तो नहीं बढ़ा दिया है, ये कितने टाइम का क्रेडिट दे रहा है। पहले ये 1 महीने का क्रेडिट दे रहा था, अब ये 15 दिन का ही क्रेडिट दे रहा है, तो 15 दिन में हमें पैसा लौटाना पड़ेगा। तो सप्लायर की भी क्रेडिट पॉलिसी हमें स्टडी करनी पड़ती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग भी हमें अपने प्राइजेस वगैरह को फ्लक्चुएट करना पड़ता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि हमारे सब्स्टिट्यूट गुड, जैसे कॉफ़ी का सब्स्टिट्यूट क्या गुड हो गया, आजकल लोग ग्रीन टी बहुत पसंद कर रहे हैं, जिंजर टी बहुत पसंद कर रहे हैं, बाकी टी तो हम लोग पीते ही हैं, इंडियंस हैं। तो हमारे से कितने सब्स्टिट्यूट गुड, अब पहले पेप्सी थी, थम्स अप था, फैंटा मिरिंडा थे, उसके बाद अब इतने आगे ड्यू आ गए और कैंपा कोला आज के टाइम पे कैच वालों ने अपनी ड्रिंक्स निकाल दी है, तो आज तो जीरा वाली आ गई। तो आज तो मार्केट में इतने सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं कि लोगों को इतनी ज़्यादा चॉइस मिल गई। तो हम ये देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के सिमिलर गुड्स के कॉम्पिटिटर को तो हमें देखना ही देखना है, प्लस हमें सब्स्टिट्यूट गुड्स को भी देखना है। तो ये हमारे सिमिलर गुड्स के कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें वो भी देखना है, उनकी पॉलिसी भी, प्लस सब्स्टिट्यूट गुड्स। आजकल इतने सब्स्टिट्यूट आ गए हैं मार्केट में, पहले ब्रेड खरीदने जाते थे तो केवल मरकरी की ही ब्रेड ज़्यादातर आती थी, आज इतने तरीक़ों की ब्रेड आ गई है, सब में 1-2 रुपये का फ़र्क है। तो हम कहते हैं ब्रेड ही तो है, 2 रुपये सस्ती वाली ले लो। तो वही हम लोग कह रहे हैं कि कितने हमसे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं वो भी देखो और सिमिलर गुड्स भी देखो। तो वो हमारा ये जो पॉइंटर समझाने की कोशिश कर रहा है वो ये कह रहा है कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर की पॉलिसी स्टडी कर रहे हो अपनी स्ट्रैटेजी सेट करने के लिए, तो आपको क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। केवल अपने सिमिलर गुड्स के कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को सेट करके अपनी स्ट्रैटेजी बनाना या चेंज कर देना काफ़ी नहीं है। आपको आपकी मार्केट के सिमिलर या सब्स्टिट्यूट गुड्स के कौन से न्यू एंट्रेंट हैं उसको भी स्टडी करना है, बायर की क्या पॉलिसी है, बायर की क्या डिमांड्स वगैरह हैं उसको भी स्टडी करना है, सिमिलर गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उसको भी स्टडी करना है, और सप्लायर की तरफ से क्या क्रेडिट पॉलिसी आ रही है या क्या उसने प्राइस चेंज करा है। या काफ़ी बार हम लोग होते हैं दुकानदार कहते हैं सामान दो, वो कहते हैं पीछे से ही नहीं आया। सप्लायर ही अगर टाइमली माल नहीं पहुंचाएगा तो आगे हम कस्टमर तक माल कैसे पहुंचाएंगे। तो ये सारी चीज़ें भी हमको स्टडी करनी है। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे, अगर पोर्टर 5 फोर्स मॉडल आएगा, जो काफ़ी चांसेस होते हैं आने के हर बार,
अगर आएगा और आपने जितना भी अच्छा एक्सप्लेन करा है, लेकिन अगर आपने ये चार्ट नहीं बनाया है तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ये चार्ट आपको ड्रॉ करना ही है एग्जाम में। जब आप अपना ये पूरे बॉक्सेस और ये सब आप ना भी बनाओ चलेगा, सीधा सीधा बस एरो बनाओ और लिखो। ये इतना डेकोरेट करने की आपको ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, लेकिन ये डायग्राम आपको वहाँ पे बनाना है। तो इसी की थ्योरी हम लोग नीचे पढ़ेंगे, पहले हम लोग ऊपर पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। दिस मॉडल होल्ड्स दैट द स्टेट ऑफ कंपटीशन इन एन इंडस्ट्री इज कॉम्पोजिट ऑफ कॉम्पिटिटिव प्रेशर। वो कह रहे हैं जब आपको इंडस्ट्री के कंपटीशन को स्टडी करना है अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो इंडस्ट्री में कॉम्पोजिट मतलब वेरियस फोर्सेस है जो आपको स्टडी करने हैं। वो वेरियस फोर्सेस क्या है? नई एंट्री की प्रॉब्लम, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्रॉब्लम, सप्लायर की प्रॉब्लम, बाकी जो हमारे सिमिलर गुड्स वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम, और हमारे खुद के मार्केट में जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं सिमिलर गुड्स के, उनके प्रॉब्लम, जो हम लोग ने चार्ट में पढ़ा है। Strategist can use the 5-force model to determine the competitive landscape of a given industry by undertaking the following 3 steps। तो वो कह रहे हैं कि जब आप कोई भी तरीके की अपने बिजनेस के लिए स्ट्रैटेजी सेट कर रहे हो, डायरेक्शन सेट कर रहे हो, तो नीचे वाली चीज़ें आप पहले स्टडी करो उसके बाद। तो वो कह रहे हैं कि नीचे वाली इंडस्ट्री को आप किस तरीके से समझ सकते हो। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉम्पिटिटिव प्रेशर एसोसिएटेड विद ईच। वो कह रहे हैं पहले तो ये 5 फोर्सेस को तुमने स्टडी करना है, उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है कि अब आप किस चीज़ में स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आपकी, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है मार्केट में, और थ्रेट्स क्या है। तो उसके बाद आपको स्वॉट एनालिसिस जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो करना है। तो पहले आपको मार्केट के ये 5 प्रेशर्स को स्टडी करना है। ये जो 5 फोर्सेस हैं, ये 5 फोर्सेस आप स्टडी करो, उसके बाद जाके देखो कि ये मार्केट में न्यू एंट्रेंस इतने हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स इतने हैं, ये इतना है, सप्लायर ऐसा है, तो अब क्या हम इस मार्केट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो हमें क्या स्ट्रैटेजी अपने लिए सेट करनी चाहिए। उसके बाद डिटरमाइन वेदर द कलेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ 5 कॉम्पिटिटिव फोर्सेस कंड्यूसिव टू अर्निंग अट्रैक्टिव प्रॉफिट। तो ये स्वॉट एनालिसिस करके स्ट्रैटेजी सेट करो, उसके डिसाइड करो कि क्या अभी भी ये 5 तरीके का प्रेशर हम होल्ड करके भी क्या प्रॉफिट कमा सकते हैं अच्छा खासा। अगर कमा सकते हो तो ऐसी मार्केट में रहो, नहीं कमा सकते हो तो ऐसी मार्केट में आप ना रहो। Porter's 5-force model is one of the most effective and enduring conceptual framework used to access the nature of competitive environment and to understand the industry structure। तो अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो ये लाइन भी आपकी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे इफेक्टिव मॉडल कौन सा है जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं। हो सकता है वो लोग ना पूछें वो आपसे कि स्ट्रैटेजी बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है। वो यही पूछ सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को स्टडी करने का सबसे इफेक्टिव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा है, तो वो पॉटर 5 फोर्सेस मॉडल है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग दीज 5 फोर्सेस गिव ईच इंडस्ट्री इट्स ओन पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। तो उन्होंने बोला है कि आपको पूरे दुनिया जहान की चीज़ें नहीं स्टडी करनी, बस अपने सब्स्टिट्यूट गुड्स, सिमिलर गुड्स, मतलब अपनी इंडस्ट्री में ये 5 चीज़ें आपको देखनी है। बाय अप्लाइंग पॉटर्स 5 फोर्स मॉडल इन इंडस्ट्री attractiveness to their own industry, management can gauge the strength, weakness, threat and opportunity। जो हम लोग ने पढ़ा स्टेप नंबर 2 की पहले ये 5 फोर्सेस देख लो, उसके बाद आप स्वॉट एनालिसिस करो कि आज भी हम इस इंडस्ट्री में एग्जिस्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो ऐसे इंडस्ट्री में जितने भी अच्छी तरीके का आप स्ट्रैटेजी बना लो आप आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहला हमें कौन सा फोर्स स्टडी करना है,
नए एंट्रेंस पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब फ्यूचर, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है फ्यूचर में और कितनी एंट्री हो सकती है। अगर तो एंट्री बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस की या बहुत ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की, जैसे एनपीओ हम लोग ने पढ़ा सेक्शन 8 कंपनी, उसमें बहुत ज़्यादा लाइसेंसेस की ज़रूरत है। इसीलिए जिनको चैरिटी करनी है वो कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में अपने आप को रजिस्टर ना करा के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर करा लेते हैं, तो वहाँ पर न्यू एंट्री का थ्रेट ज़्यादा है, ना कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो वही वो कह रहे हैं कि जिस चीज़ में रजिस्ट्रेशन या फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होंगी वहाँ पे नई एंट्रीज़ की प्रॉब्लम कम होगी, लेकिन जो ईजिली है वहाँ पे प्रॉब्लम भी नहीं आएगी हमको। न्यू एंट्रेंट कैन रिड्यूस एन इंडस्ट्रीज प्रॉफिटेबिलिटी बिकॉज दे एड न्यू प्रोडक्शन कैपेसिटी लीडिंग टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ products sometime even at a lower price and can substantially erode का मतलब मार्केट से आपकी अस्तित्व ही हटा देंगे, एग्जिस्टिंग फॉर मार्केट शेयर पोजीशन। तो वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा नई एंट्रीज आएंगी, अभी तक तो हम आज के अपने कॉम्पिटिटर्स को हैंडल कर रहे तब तक तो ठीक था, अब इतने नए एंट्रीज आ गया। पहले मोबाइल स्टोर्स बहुत चलते थे, लेकिन आज के टाइम पे मोबाइल स्टोर इतने नहीं चलते। क्यों? क्योंकि हम लोग ऑनलाइन ही शॉपिंग कर लेते हैं ये सारी चीज़ों की, और इतने ज़्यादा मोबाइल स्टोर हो गए हैं कि बहुत मुश्किल हो गया उन लोग के लिए एग्जिस्ट करना अच्छे प्रॉफिट मार्जिन में। क्योंकि अगर हमें 100 रुपये भी सस्ता कहीं पे मोबाइल मिल जाएगा तो वहाँ से खरीद लेंगे, ना कि आपकी इतनी पुरानी दुकान है हम आपसे नहीं खरीदेंगे। तो वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा न्यू एंट्रेंट्स होंगे उतनी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी घटती चली जाएगी, क्योंकि उस चीज़ की अब मार्केट में लोगों को वैरायटी ज़्यादा दिखने लगेगी। और जो भी बंदा नया नया मार्केट में आता है वो अपने प्राइसेस इनिशियली लो ही रखता है, क्योंकि अगर आप नए प्रोड्यूसर हो या नए सेलर हो और आपके प्राइस ज़्यादा होंगे तो कस्टमर डरेगा आपके पास आने से। तो पहले हम लोग प्राइस कम रखते हैं, एक बार हमारी मार्केट अच्छी हो जाती है तो धीरे धीरे हम लोग प्राइसेस बढ़ाने लगते हैं। तो लेकिन जब हमने प्राइसेस कम करे तो इतने लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो गए आके हमारे प्रोडक्ट की तरफ कि जो हमारे एग्जिस्टिंग लोग थे उनकी मार्केट में शेयर काफ़ी गिर गया। तो वो कहते हैं कि काफ़ी बार नए एंट्री से प्रॉफिट मार्जिन तो घटता ही घटता है, लेकिन क्योंकि वो लोग प्राइस इतने कम रखते हैं तो लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं कि एग्जिस्टिंग फर्म्स को मार्केट से ही गायब होना पड़ता है। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाते। वो कहते हैं कि हम तो इतने पुराने हैं, हम इतने कम दाम में नहीं बेच सकते हैं, ये तो नए लोग हैं तो ये लोग बेचे, हम नहीं कर सकते। तो आप नहीं कर सकते तो कस्टमर आपके पास आएगा भी नहीं। हाउएवर न्यू एंट्रेंट आर ऑलवेज अ पावरफुल सोर्स ऑफ कंपटीशन। तो इनसे कंपटीशन भी बहुत हाई है। क्यों? क्योंकि नई नई स्ट्रैटेजी लेके आए, नए नए प्रोडक्ट लेके आए हैं और प्राइस भी इनका कम है। The new capacity and product range they bring in throw up a new competitive pressure। वो नए नए प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लोगों को अट्रैक्ट करता है वो प्रोडक्ट। The bigger the new entrant more severe the competition effect। तो जितनी बड़ी दुकान खुली उतना हम लोग को ज़्यादा कंपटीशन हो गया। पहले हम लोग कन्फेक्शनरी स्टोर ये सब जाते, अब से बिग बाजार और ये सब खुल गए। हमें लगता है कि बार बिग बाजार जो सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, तो अलग अलग स्टोर वहाँ पे सब्जी भी मिल जाएगा, फ्रूट भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, बच्चों के टॉयज़ भी मिल जाएंगे, फुटवेयर भी मिल जाएगा, बैग्स भी मिल जाएंगे। तो और क्या चाहिए? तो हम वहीं जाएंगे। अलग अलग दुकानों में जाने से चाहे एक ही स्टोर में एक ही रूफ में सारी आपकी शॉपिंग हो जाएगी। तो इससे लेकिन क्या हुआ, बाकी दुकानदारों को काफ़ी नुकसान हो गया। न्यू एंट्रेंट कैन ऑल्सो प्लेस अ लिमिट ऑन प्राइस। और इनके प्राइसेस वगैरह भी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग लोगों को भी अपना प्राइस जानबूझ के घटाना ही पड़ जाता है और उनका प्रॉफिट मार्जिन घट होता है। तो इसको हम लोग प्राइस वॉर भी कहते हैं शॉर्ट नोट के लिए। तो प्राइस वॉर जो होता है वो एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर से नहीं आता हमको। प्राइस वॉर कहाँ से आता है? जब कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर होता है, नया कोई कंपनी मार्केट में एंटर होती है, वो अपने प्राइसेस इतना कम रखती है कि उसके प्राइसेस को मैच करने के लिए एग्जिस्टिंग कंपनी को अपने प्राइसेस कम करने पड़ते हैं। उसको हम लोग प्राइस वॉर कहते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि 2016 में जियो ने सबसे गंदा गेम खेला, उन्होंने फ्री में कर दी है ये सारी। और आज के टाइम पे आप देखोगे तो जियो बहुत महंगा है, 555 का रिचार्ज है या 190 का रिचार्ज है। तो पहले तो उन्होंने फ्री में दिया, बहुत सस्ते में दिया कि लोगों ने अपने सिम को ही पोर्टेबल करा लिया है। एयरटेल है तो भी हम जियो में कन्वर्ट हो रहे हैं, आइडिया है हम जियो में कन्वर्ट हो रहे हैं, वोडाफोन है हम जियो में कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा कि सब लोगों ने अपने आप को जियो में कन्वर्ट कर ही लिया तो धीरे धीरे उन्होंने चार्ज लगाना स्टार्ट कर दिया। रिलायंस जियो ऑफर्ड वेरी चीप सर्विसेज व्हेन इट एंटर द टेलीकॉम इंडस्ट्री इन 2016, दस लिमिटिंग द प्राइसेस फॉर एग्जिस्टिंग प्लेयर। तो उसकी वजह से क्या हुआ, एयरटेल वाले तो इतने सस्ते में नहीं दे सकते, तो लोगों ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया से स्विच होकर अपने सिम्स को पोर्टेबल कराना स्टार्ट कर दिया जियो में। और आज के टाइम पे भी आप देखो 80% जनता जियो ही यूज़ करिए। उस समय रिक्शे वाला हो या जो भी हो, कबाड़ वाला हो, उन सबके पास फ़ोन है। जियो के फ़ोन 500-500 रुपये में उन्होंने बेचना स्टार्ट कर दिया। To discourage new entrant, existing firm can try to raise barrier
टू एंट्री। तो इसीलिए आपको बैरियर्स वगैरह लगाने पड़ेंगे नई एंट्रेंस पे, क्योंकि अगर कोई भी बैरियर नहीं हुआ, अगर इतनी आसानी से लोग मार्केट एंटर करते रहे तो एग्जिस्टिंग वालों का काम बहुत ख़राब हो जाएगा। बैरियर टू एंट्री रिप्रेजेंट इकोनॉमिक फोर्सेस। बैरियर का मतलब हर्डल, रुकावट, ऑब्स्टिकल। कॉमन बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं? अब हम वहाँ पे बैरिकेडिंग तो लगा नहीं सकते जैसे पुलिस वाले लगाते हैं कि तुम अंदर नहीं आ सकते। हाँ, बस ये है कैपिटल रिक्वायरमेंट। अगर हम ऐसी इंडस्ट्री में है जिसमें ह्यूज कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो एक बार लोग आने की सोचेंगे, तो जिनके पास इतना पैसा है वही उतर पाएंगे। कॉम्पिटिटर्स घटता कभी नहीं है, ऐसा नहीं है कि न्यू एंट्रेंट नहीं आएंगे, हाँ बस जितने कम आए उतना अच्छा, ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर हम मैक्सिमम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, जब हम पहले से ही सस्ते में बेच रहे हैं चीज़ तो दूसरा सस्ते में बेचे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी तक यूज़ कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हमारा प्रोडक्ट पहले से इतना अलग है, जैसे हम लोग हार्पिक देखते हैं, कोलिन देखते हैं, तो इनकी इतनी एड्स ना भी आए तो भी हम लोग ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। कोलिन वगैरह की इतनी ऐड नहीं भी आएगी तो भी हम लोग कोलिन की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। अब नमस्ते इंडिया की इतनी ऐड नहीं भी आती है तो भी हम लोग नमस्ते इंडिया की कर्ड वगैरह खरीदते हैं। तो हम पहले से उस चीज़ में इतने लीड बन चुके, हमारे प्रोडक्ट पहले से इतना डिफरेंट है कि हमारे प्रोडक्ट जैसे कोई अगर कॉम्पिटिटर्स आएंगे भी तो लोग, इतनी हमारी गुडविल बनी हुई है कि लोग हमारे ही प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। स्विचिंग कॉस्ट, या फिर हमारा जो प्रोडक्ट है वो इतना महंगा है कि जल्दी जल्दी आप अपने प्रोडक्ट से यहाँ पे स्विच करोगे ही नहीं। हमारी गुडविल, हमारी ब्रांड इमेज इतनी अच्छी है, जैसे कैडबरी हो गया या पेप्सी, कोका कोला हो गया। आज के टाइम पे बहुत सारी ड्रिंक्स आ गई हैं, कैच फैश दुनिया भर की आ गई, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं नहीं भैया कोका कोला या पेप्सी थम्स अप ही दो, ये सारी लोकल नहीं खरीदनी हमने। ये एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन चेन जितनी लंबी होगी इतनी प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा रखो कि डिस्ट्रीब्यूशन चेन कम हो या फिर आप ही प्रोड्यूस करो, आप ही बेचो उस चीज़ को। और पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन बाय एग्जिस्टिंग प्लेयर, या फिर एग्जिस्टिंग प्लेयर ही इतने स्ट्रॉन्ग है मार्केट में, कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा हैं कि जो नए नए लोग हैं वो आने से ही डरते हैं कि नहीं ऐसे कंपनी में क्या करेंगे जाके। तो इस तरीके से आप बैरियर्स वगैरह सेट कर सकते हो। तो इसी का हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो पॉटर का 5 मॉडल था वो हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम लोग एंड में यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ने न्यू एंट्रेंट का पढ़ा, उसके बाद न्यू एंट्रेंट के बाद हम लोग को देखना है बायर की भी पोजीशन, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। हम जो भी गुड्स सर्विसेज प्रोडक्ट वगैरह लेके आते हैं अल्टीमेटली हम लोग ये सारी चीज़ें अपने कस्टमर्स के लिए ही लेके आ रहे हैं। तो अगर कस्टमर ही हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, कस्टमर ही हमारे गुड्स सर्विसेज नहीं लेगा, तो हमारी कंपनी जितने भी सस्ते दाम में बेचे वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। दिस इज अनदर फोर्स दैट इन्फ्लुएंस द कॉम्पिटिटिव कंडीशन ऑफ एन इंडस्ट्री। दिस फोर्स बिकम हेवियर डिपेंडिंग ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ बायर फॉर्मिंग ग्रुप और कार्टल। तो अगर बायर्स ने अपना ग्रुप बना लिया कि हम इससे नहीं करेंगे, इसी से खरीदेंगे, अगर वो हमें बॉयकॉट कर देते हैं, तो एक बार किसी दुकानदार ने अपने आपसे रूडली बात करी तो आप तो नहीं खरीदोगे, बल्कि आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव को मना कर दो, बहुत सड़ा बंदा है उसके पास मत जाना। तो अगर बायर डिससैटिस्फाइड है तो वो अकेला डिससैटिस्फाइड नहीं है, वो और भी बहुत लोगों को रोक देता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज यूज़ कर। उसकी फैमिली तो यूज़ करेगी ही नहीं, बल्कि उसके दोस्त रिश्तेदारों को भी, वो जितने लोगों को मिलेगा आपकी वो बेइज्जती ही करेगा। तो इससे अच्छा कस्टमर को कभी भी डिससैटिस्फाई आप ना करो, रूडली आप अपने कस्टमर से ना बात करो। Mostly this is the phenomena seen in industrial product. Quite often users of industrial product come together formally or even informally to exert pressure on the producer. काफ़ी बार कस्टमर की एवर चेंजिंग डिमांड या कस्टमर के प्रेशर की वजह से भी हमें अपने प्रोडक्ट लाइन या प्राइजेस चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, हम जितने भी सस्ते में बेचें हम कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। तो हमें कस्टमर की डिमांड, कस्टमर के फैशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना ही पड़ रहा है। कस्टमर एक्सर्ट प्रेशर का मतलब कस्टमर हम पे दबाव नहीं बनाता, बस वो हमारा सामान खरीदता नहीं क्योंकि उसको पसंद नहीं आ रहा, उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, फैशन में नहीं है अब ये चीज़, तो इसकी वजह से हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है। तो एक्सर्ट प्रेशर मतलब चेंजिंग तो कस्टमर की चेंजिंग डिमांड्स हैं, नीड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज होना पड़ता है। तो कस्टमर नहीं कहता तुम ये बेचो,
उसको नहीं पसंद आएगी वो आपकी दुकान में नहीं आएगा। तो आपको अपने आप लगता है कि यार इतने सारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाई होकर जा रहे हैं, पूरी भरी हुई दुकान है, आखिर क्यों हमारी चीज़ें नहीं बिक रही हैं। तो वो क्यों आपको पहचानना है कि किस चीज़ में कमी रह गई, क्या चीज़ आपको चेंज करनी चाहिए। द बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर इन्फ्लुएंस नॉट ओनली द प्राइजेस दैट द प्रोड्यूसर कैन चार्ज बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस कॉस्ट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर। तो वो ये भी चेंज होता है बाकी प्राइजेस, वो कि जब बार बार कस्टमर कहता है वो तो सस्ते में दे रहा है, वो आप 2-3 बार अकड़ सकते हो, हाँ भाई वहीं से ले लो, लेकिन अगर मेजॉरिटी यही कहेगी तो आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि सब दूसरी जगह से ले लेंगे तो तुमसे कौन खरीदेगा। इसीलिए हमें अपने प्राइजेस घटाने पड़ते हैं, हमें अपना प्रॉफिट मार्जिन घटा के ही काम करना पड़ता है। This is because powerful buyer usually bargain for better services which involve more investment on part of producer। तो आज के टाइम पे हम सबको सर्विसेज अच्छी चाहिए और घर बैठे बैठे चाहिए, प्राइस पे करने को हम लोग तैयार हैं। तो अगर हमें सर्विस अच्छी मिलेगी तो हम प्राइस भी पे करेंगे, लेकिन हमें सर्विस अच्छी चाहिए, प्रोडक्ट्स अच्छे चाहिए। तो प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छी देने के लिए प्रोड्यूसर को भी अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ती है। Buyer of an industry product or services can sometimes exert considerable pressure on existing firm to secure lower prices or better services. Thus leverage is particularly evident when buyer have full knowledge। तो buyer को जब पूरा पता है, आज के टाइम पे हमको पता है कि ये चीज़ चौक से सस्ती मिल जाएगी, ये चीज़ अमेजोन से सस्ती मिल जाएगी, ये चीज़ ग्रोफर से सस्ती मिल जाएगी, तुम क्यों आपकी दुकान से खरीदेंगे। तो जब बायर बेवकूफ़ है तो आप उसको बेवकूफ़ बना भी सकते हो। जब बायर को पूरी नॉलेज है कि ये चीज़ यहाँ पे सस्ती मिलेगी, ये चीज़ रमानी मार्केट में, ये चीज़ चौक में, ये चीज़ नवीन मार्केट में, तो आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते, वो दूसरी जगह चला जाएगा, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन इंडस्ट्रीज प्रोडक्ट दैट इज़ दे आर बिग बायर। तो जो बायर अच्छे हैं वो कहते हैं कि हम प्राइस पे करेंगे लेकिन सर्विसेज अच्छी दो। तो सर्विस अच्छी देने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ानी पड़ती है, और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि बायर खरीदेगा ही। अगर उसको तब भी सूट करेगा तो ठीक है, नहीं तो वो तो भी नहीं लेगा आपकी चीज़। तो जब तक बायर की नीड्स और डिमांड सेटिस्फाई नहीं होंगी वो आपकी तरफ नहीं आएगा। द इंडस्ट्री प्रोडक्ट इज नॉट परसीव्ड एज क्रिटिकल टू बायर नीड एंड बायर आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड देन फर्म सप्लाइंग द प्रोडक्ट। दे कैन ईजिली स्विच टू सब्सटीट्यूट, क्योंकि मार्केट में तुम अकेले नहीं हो, मार्केट में तुम्हारे सिमिलर गुड्स के प्रोड्यूसर और सब्स्टिट्यूट गुड्स भी बहुत हैं, बहुत सारे ब्रांड हैं। अगर हमें कॉफ़ी नहीं मिलेगी हम चाय पी लेंगे, अगर हमें पेप्सी नहीं मिलेगी हम मिरिंडा पी लेंगे, ये नहीं मिलेगा हम फ्रूटी पी लेंगे, नहीं तो हम नींबू पानी पी लेंगे। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो ये तो था बायर की तरफ से हमारा प्रेशर। अब आता है सप्लायर की तरफ से प्रेशर। सप्लायर कितनी चीज़ देता है, सप्लायर क्या अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, सप्लायर कितना क्रेडिट टाइम हमको देता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी पॉलिसी हमें चेंज करनी पड़ती है। Quite often suppliers to exercise considerable bargaining power over purchasing companies. The more specialized the offering from the supplier, greater may be its clout। तो जितने ज़्यादा सप्लायर आपको ऑफर्स देगा उतने ही तरीके से आप अट्रैक्ट होगे और उतने ही झंझट में आप फंसते चले जाओगे। तो इसीलिए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन चेन हमेशा कम रखो, सप्लायर्स कम रखो, और 1-2 सप्लायर से ही हर तरीके की डीलिंग करो कि उनकी पॉलिसीज़ आपको समझ में आए, क्योंकि जितने सप्लायर हैं वो सब आपको अट्रैक्ट करने के लिए अपनी अलग अलग पॉलिसी। जितने भी टेलीकॉम कंपनी हैं सबके रेट्स अलग हैं, जितने भी बैंक्स हैं सब अलग अलग आपको अपनी पॉलिसी बताते हैं, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो इसीलिए एक आध बंदा ही रखो जिससे आप डीलिंग करो। फर्दर व्हेन द सप्लायर आर लिमिटेड इन नंबर दे में ओपनली एग्जिबिट। तो अगर सप्लायर्स कम है तो इजीली आप टर्म एंड कंडीशन समझ सकते हो। जितने ज़्यादा सप्लायर होंगे उतना ज़्यादा आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, उतनी आपकी पेमेंट्स रुकेंगी और उतनी ज़्यादा आपके बिजनेस में भी प्रॉब्लम आएगी। द बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लाई डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल ये इनपुट्स वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, सप्लायर से। तो अगर सप्लायर ने इसकी कॉस्ट बढ़ा दी या डिले करा, उसकी वजह से हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन में भी डिले होगा, और अगर उसकी कॉस्ट बढ़ी है हमारी चीज़ों की भी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। सप्लायर कैन इन्फ्लुएंस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडस्ट्री इन नंबर ऑफ वे। Supplier can command bargaining power over firm when their product are crucial to buyer and substitutes are not available। अब हमें पता है कि सब्सिट्यूट्स भी अवेलेबल नहीं है, सप्लायर की अपनी मोनोपोली है, तो वो अपने दाम ज़बरदस्ती बढ़ाता चला जाता है कि ये चीज़ आपको पूरे कानपुर में कहीं नहीं मिलेगी, ये रॉ मटेरियल तो आपको हमारे ही गोडाउन से मिलेगा। तो हम ज़बरदस्ती प्राइस आपसे चार्ज करते हैं, क्योंकि दूसरी जगह से ही मंगाओगे तो उतना ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और ये सब हैजल होगा। तो हमें पता है कि इस चीज़ के कोई सब्सिट्यूट नहीं है, तो हम ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ाते हैं। दे कैन इरेक्ट एंड इंश्योर हाई स्विचिंग कॉस्ट। तो वो कहते हैं ठीक है कानपुर में तो कोई दूसरा सप्लायर नहीं है,
दिल्ली वगैरह में है, तो फालतू में हमें छोड़ के वहाँ पे जाओगे, पेमेंट भी तुम्हारी कभी फंसे तो दिल्ली जाना पड़े, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, इससे अच्छा हम ही से 2 रुपये महंगे में खरीद लो। दे आर मोर कॉन्सेंट्रेटेड दैन देयर बायर, लेस सप्लायर मोर, इसीलिए हम लोग कहते हैं सप्लायर्स कम रखो, 1-2 सप्लायर से ही जुड़ो ताकि उनकी पॉलिसी अच्छे समझ में। बायर्स को ज़्यादा रखो, सप्लायर्स को आप कम रखो। चौथा प्रेशर आता है जो हमारे इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स हैं। इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स मतलब जो सिमिलर प्रोडक्ट में compete करते हैं, सब्सटीट्यूट नहीं। अब चाय पत्ती है तो कितनी वैरायटी की है, ग्रीन टी है तो कितनी वैरायटी की आ गई, कितने ब्रांड्स की आ गई है, चिप्स खरीदने जाओ 5 रुपये वाला पैकेट तो कितने सारे ब्रांड्स आ गए। तो सिमिलर प्रोडक्ट्स में हमारा अब कुछ लोग कुरकुरे खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि 5 रुपये में बहुत सारे मिलते हैं, अंकल चिप्स और लेस में बहुत कम मिलते हैं, तो हम लोग कहते हैं नहीं भैया 5 रुपये में। और बीच में क्या चला था, वो OS शायद चला था, वो तो पैकेट भर के ही आपको मिल जाता है, लेकिन जितना भर के मिलेगा उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी वगैरह भी ख़राब होगी। कुछ 5 रुपये की इतनी बड़ी चॉकलेट मिल जाएगी और 5 स्टार वगैरह लो, डेयरी मिल्क लो, तो 5 रुपये की बिल्कुल थोड़ी सी मिलेगी, लेकिन वो क्वालिटी है। तो जो लोग क्वालिटी समझते हैं ठीक है, कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं भैया ज़्यादा चीज़ मिल जाए सस्ते में, तो वो लोग OS या कुरकुरे या जो भी फालतू की चीज़ें जो कम प्राइस में ज़्यादा चीज़ें ऑफर कर रहा है उसकी क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी। तो राइवलरी इंडस्ट्री मतलब हमारे कितने कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करते हैं। बैंकिंग सर्विसेज HDFC भी, ICICI भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है। आपके पापा लोग जो बिजनेस में होंगे उनको टाइम टू टाइम फ़ोन आता है, लोन ले लो, ये ले लो, वो ले लो, नहीं भी लेना तो भी वो अपनी स्कीम्स वगैरह समझाते चले जाते हैं कि बंदा कभी ना कभी तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अब टेलीकॉम वाले अब तो कम फ़ोन करते हैं, पहले वो कितनी स्कीम्स अपनी बताते चले जाते थे। फ़ोन खरीदने जाओ अगर 12,000 का भी फ़ोन है तो MI है या पता नहीं कौन कौन से चाइनीज़ ब्रांड है, तो कितने ही आपको मिल जाएंगे सस्ते सस्ते प्राइस में। तो पर वही है तो चाइनीज़ है, क्वालिटी तो अच्छी है नहीं, तो एक ही बार अच्छा फ़ोन लो। तो कुछ लोग होते हैं जो क्वालिटी ओरिएंटेड है, कुछ लोग हैं जो सस्ती चीज़ लेना चाहते हैं। हर तरीके के कॉम्पिटिटर आपको मार्केट में मिलेंगे, तो आपको ये देखना है कि आप कौन से एरिया में, अगर आप हाईफाई एरिया में तिलक नगर, स्वरूप नगर में हो तो वहाँ पे पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए। यही आप थोड़े चीप एरिया में हो, बस्ती वगैरह में हो, तो उनको सस्ता प्रोडक्ट चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा चाहिए। तो हम लोग अच्छी क्वालिटी ना भी दें, क्वान्टिटी उनको ज़्यादा चाहिए। तो हमें देखना है कि हम लोग कौन से तरीके की कस्टमर्स को केटर कर रहे हैं, हम कौन सी मार्केट में केटर करें, उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज रखो। अब स्वरूप नगर तिलक एरिया में OS कोई नहीं खरीदेगा, कुरकुरे कोई नहीं खरीदेगा, वो लोग बिंगो या लेस या यही सब चीज़ें लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको क्वालिटी चाहिए ना कि क्वांटिटी। So the nature of rivalry in the industry. Rivalry between existing players is quite obvious. This is what is normally understood as competition. तो existing जो हमारे players हैं, immediate competitors हैं, उनके बीच में जो competition होता है उसको हम लोग rivalry कहते हैं। For any player, competitors influence strategic decision at different strategic level. हर level में अपना अपना competition है। बच्चों में अपना competition है, housewives में अपना competition है, भाइयों में अपना competition है, दोस्तों में अपना competition है, बिजनेसमैन में अपना कंपटीशन है, सर्विस क्लास में प्रमोशन के लिए कंपटीशन है। हर लेवल, हर तरीके के बंदे में कंपटीशन है। The impact is more evident at functional level, like price being charged, more aggressive advertising, building pressure on cost product। तो अच्छी एडवर्टीजमेंट करो, मार्केटिंग करो, प्राइस कम रखो, क्वालिटी अच्छी रखो, क्वांटिटी अच्छी रखो, तो ये सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स की ही निशानियां हैं, ये उनकी स्ट्रैटेजीज है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी इन इंडस्ट्री सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट ऑफ इंडस्ट्रीज अट्रैक्टिवनेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जितने ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन होगा उतना ही चॉइस हमारे कस्टमर्स को मिलेगा और उतने ही अच्छे दाम में अच्छी क्वालिटी उनको मिलेगी, क्योंकि हर बंदा सोचेगा अच्छे से अच्छी चीज़ सस्ते में दे ताकि वो हमसे चीज़ ले, किसी और से ना ले। द इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन इन्फ्लुएंस द कॉस्ट ऑफ सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर एंड दस कैन डायरेक्टली अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी। तो कॉम्पिटिटर्स अपनी स्ट्रैटेजी सेट करते हैं सप्लायर्स को देखते हुए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को देखते हुए
और अपना प्रॉफिट मार्जिन देखते हुए। द मोर इंटेंस द राइवलरी द लेट अट्रैक्टिव इज द इंडस्ट्री। अगर किसी चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो हम कहते हैं कि नहीं भैया हमें ये चीज़ नहीं करना। पहले लोग डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की तरफ ही बढ़ते थे, जो लोग साइंस लेते थे वो लोग डॉक्टरी वगैरह करते थे, जो लोग कॉमर्स लेते थे वो लोग एमबीए और बैंकिंग में करते थे। लेकिन आज के टाइम पे एमबीए वालों को नौकरी नहीं मिल रही, 20-20 हज़ार की नौकरियां हैं, हर बंदा इंजीनियर बनता जा रहा है, इंजीनियर्स वगैरह को नौकरी नहीं मिल रही। अब भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम लोग आज की जनरेशन सोचते ही नहीं है इंजीनियरिंग और एमबीए करने के लिए। हम लोग कहते हैं सीए कर लो, सीएस कर लो। क्यों? क्योंकि इसमें पढ़ाई में कॉम्पिटिशन ज़रूर है, लेकिन एक बार कुछ बन गए तो पैकेजेस अच्छे हैं, क्योंकि मार्केट में सीए सीएस में इतना कंपटीशन नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मेंबर्स अभी भी इंस्टीट्यूट के कम है एज़ कम्पेयर टू एमबीएज या बैंकिंग या एसएससी वगैरह की जो कोचिंग करते हैं, वहाँ पे तो भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो कहीं पे जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होगी हम वहाँ पे जाना इतना पसंद नहीं करते हैं। Rivalry among competitors tend to be cutthroat and industry's profitability is low। लेकिन जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा कस्टमर्स को तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सस्ती सस्ती चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आपको सस्ते दाम में चीज़ ऑफर करने के लिए उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन घटाया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इज़ लो व्हेन इंडस्ट्री हैज़ नो क्लियर लीडर। कॉन्टिन्यूस वॉर, जब वहाँ पे लगातार वॉर हो रहा है कॉम्पिटिटर्स के बीच में, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा हैं, फिक्स्ड कॉस्ट तो इतनी है ही है, उसके बाद अपना जो घटा सकते हो वो प्रॉफिट ही घटा सकते हो। नहीं तो प्रॉफिट नहीं घटाओगे तो एग्जिस्ट कर लो, मार्केट से चले जाओ। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है, अपॉर्चुनिटी है नहीं प्रोडक्ट लाइन चेंज करने के लिए, तो या तो अपनी चीज़ें बेचो या तो मार्केट से चले जाओ। आप बहुत ज़्यादा उठ नहीं सकते हो, या फिर आपका डाउनफॉल ही होगा अगर आपने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को चेंज नहीं किया तो। ये अभी हम लोग बाद में करेंगे फिर से पॉइंट्स, पहले हम लोग पांचों फोर्सेस अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद आता है हमारा सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट मतलब कॉफ़ी की जगह चाय, चाय की जगह ग्रीन टी, पेप्सी की जगह मिरिंडा, उसकी जगह सोडा वाटर या नींबू पानी या गन्ने का रस, तो वो हमारे सब्स्टिट्यूट्स हो गए। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आर लेटेंट और हिडन बट एग्जिस्टिंग सोर्स ऑफ कंपटीशन। ये भी एग्जिस्टिंग सोर्स है, ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स तो नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन। चलो अगर मोबाइल नहीं है तो लैपटॉप से ही काम चल जाएगा, लैपटॉप नहीं है तो टीवी में भी नेट कनेक्ट करके काम चल जाएगा, लेकिन ये इसके सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। इन मैनी केसेस दे ग्रो टू बिकम अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कंपटीशन। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स दैट ऑफर प्राइस एडवांटेज एंड अ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट टू कंज्यूमर कैन ड्रास्टिकली ऑल्टर कॉम्पिटिटिव कैरेक्टर्स। सरप्राइजिंगली दे कैन ब्रिंग इट ऑल ऑफ अ सडन। हमें लग रहा था कि गन्ने के जूस से कोका कोला की सेल को क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अगर गन्ने के जूस वाले ने 5 रुपये रेट घटाया तो गर्मी में हम लोग कोका कोला से ज़्यादा गन्ने का जूस ही प्रेफर करेंगे। हमें लगता था वो हमें कंपटीशन नहीं दे पाएगा, लेकिन वो हमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन दे सकता है। फॉर एग्जांपल कॉयर सफर एट हैंड ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये भी एक कपड़ा है लेकिन सिंथेटिक फाइबर लोग चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो सस्ता पड़ता है। वेयर एवर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन RD इज टेकिंग प्लेस, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कैन बी एक्सपेक्टेड। तो जब भी आप कोई RD करो, रिसर्च करो, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए मार्केट में रिसर्च कर रहे हो, मार्केट को स्टडी कर रहे हो, तो केवल आप अपने डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स को स्टडी ना करो, आप सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को भी स्टडी करो, क्योंकि ये आज थोड़ा बहुत रुकावट ला रहे हैं, कल को ये ज़्यादा रुकावट भी आपके लिए लेके आ सकते हैं। एज पर माइकल पॉर्टर, a final force that can influence an industry's profitability is availability of substitute। तो जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतना ज़्यादा भी लोग इधर उधर जाएंगे। जैसे हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, पहले हम लोग क्या करते थे, बैंक में FD करा लेते थे, लेकिन आज हमारे पास इतने सारे ऑप्शन है, SIP करा लें, स्टॉक एक्सचेंज है जिसको मार्केट की समझ है, या म्यूचुअल फंड के बॉन्ड खरीद लें। पोस्ट ऑफिस की इतनी ज़्यादा स्कीम्स आ गई हैं कि आज केवल हम लोग FD नहीं कराते, और आज FD कोई भी नहीं कराता क्योंकि हमें लगता है रेट ऑफ इंटरेस्ट तो बहुत कम है, तो हम लोग दूसरे इतने ऑल्टरनेटिव्स हुए हैं वहाँ पे चले जाते हैं। द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इज़ ग्रेट इन मैनी हाईटेक इंडस्ट्रीज। जैसे पहले कैमरा दूसरी तरीके के चलता था जिसमें जब फोटो प्रिंट होके आती थी तभी दिखती थी, उसके बाद इलेक्ट्रिक कैमरा जिसमें फ़ोटो में दिखने लगी और हम लोग डिलीट कर देते थे जो पसंद नहीं आई, केवल उसको हमें चार्ज करना पड़ता था। उसके बाद जो आया सीधा हमारे फ़ोन्स आ गए, वही सबसे अच्छे हैं कि हमें आज कैमरा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। और आज के टाइम पे जब हम लोग फ़ोन ख़रीदते हैं, आज यंग जनरेशन, उनको ये मतलब नहीं है कि क्या चीज़ अच्छी है नहीं, हम लोग सबसे पहले तो मेमोरी देखते हैं,
और कैमरा क्वालिटी देखते हैं, क्योंकि आज हमें केवल इंस्टाग्राम पे रील और फोटो ही खींच के अपलोड करनी है, और इतनी ज़्यादा हम लोग फ़ोटो खींचते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारी गैलरी ही मेमोरी खाती है, जहाँ पे हमारी फ़ोटोज़ और वीडियोस सेव होती हैं। तो आजकल हम लोग फ़ोन केवल फ़ोन करने के लिए नहीं यूज़ करते, सबसे ज़्यादा तो फ़ोटो खींचने के काम हमारा फ़ोन आता है। तो ये सारे हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। तो एज डिस्कस्ड above, 5 forces together determine an industry's attractiveness, profitability. This is so because these forces influence the cause that underlie industry attractiveness, profitability. For example, elements such as cost and investment needed for being a player in industry decide industry profitability, and all such elements are governed by these forces. तो कोई भी बंदा जो मार्केट में आता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए आता है। तो जहाँ पे पहले से इतने न्यू एंट्रेंट्स आ सकते हैं, जिसमें सप्लायर की दिक्कत है, बायर की दिक्कत है, राइवलरी इतनी है, सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, उस तरीके के प्रोडक्ट में हम इतना पैसा या इन्वेस्टमेंट लगाए ही क्यों, जहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें स्टडी करो, उसके बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल सकता है, रिटर्न कितना मिल सकता है, तब हम इस तरीके की इंडस्ट्री में आने की सोचते हैं। Business level strategy. An organization's core competency should be focused on satisfying customer need and want in order to achieve better and average return. आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रिटर्न की तो हम सोच ही नहीं सकते, हम केवल एवरेज रिटर्न, अच्छे रिटर्न की सोच सकते हैं कि जितना लगाया है थोड़ा बहुत प्रॉफिट के साथ वापस आ जाए। 100 रुपये लगा के 200 कमाने की तो कोई नहीं सोच सकता, 100 रुपये लगा के 120 130 ही अगर आ जाए, हम कहते हैं नहीं हमारे अच्छा सेल हो रही है। दिस इज डन थ्रू बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी डिटेल आउट द एक्शन टू बी टेकन टू प्रोवाइड वैल्यू टू कस्टमर एंड गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बाय एक्सप्लॉइटिंग कोर कॉम्पिटेंसी। तो ये बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी हम लोग क्यों बनाते हैं कि हम किस चीज़ में अच्छे, हम उसी चीज़ में हाथ रखें, उसी चीज़ में हम अपना बेस्ट दे सकें, उसी चीज़ में हम एफिशिएंटली काम कर सकें, ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आए, उसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके कस्टमर को अच्छी चीज़ बेच पाएँ और कस्टमर को भी हम सेटिस्फाई कर सकें। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी इज कंसर्न विद द फर्म्स पोजीशन इन द इंडस्ट्री इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर। तो वो कह रहे हैं बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अपनी कोर कॉम्पिटेंसी तुम्हारी ठीक है, तुम इस चीज़ में अच्छे हो, लेकिन ये भी देख लो कि 5 फोर्सेस भी तुमने अच्छे से स्टडी कर ली हो, तभी आप उस चीज़ में हाथ रखना। कस्टमर आर द फाउंडेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। हर तरीके की स्ट्रैटेजी बनाते समय कस्टमर को ज़रूर ध्यान में रखना कि कस्टमर ये प्राइस पे करेगा कि नहीं पे करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो भी गुड्स या सर्विसेज लेके आते हैं अपने कस्टमर के लिए ही लेके आते हैं। तो अगर कस्टमर ही नहीं खरीदेगा हमारी चीज़, तो हमारी सारी प्लानिंग, सारी स्ट्रैटेजीज वेस्ट हो जाएंगी। Who are customers? Knowing one's customer is of utmost importance। तो आप बेबी प्रोडक्ट बना रहे हो तो बच्चों की नीड को सेटिस्फाई करना, तो अगर आप बेबी प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको बच्चों की नीड को सेटिस्फाई करना है। या एरिया, अगर आप बहुत हाई फाई एरिया में हो तो उनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, सस्ते प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। तो जिस तरीके की सोसाइटी को आप सर्व कर रहे हो, आपके जो लोग हैं वो कौन से एज ग्रुप के हैं, उनकी मेंटालिटी क्या है, उनकी मार्केट की पोजीशन क्या है, वो लोग अपने ही स्टैंडर्ड के गुड्स को खरीदेंगे। बहुत लोकल एरिया में मैकडी KFC नहीं चलेगा, हाई फाई एरिया में, क्योंकि उनको लगेगा कि यार KFC वगैरह का इतना महंगा बर्गर हम क्यों खाएं, हम ठेले वाले का 10-20 रुपये का बर्गर खा लेंगे। तो हमें अपने कस्टमर को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम लोग उनके अकॉर्डिंग ही अपनी चीज़ें बनाते हैं। बीइंग एबल टू सक्सेसफुली प्रेडिक्ट एंड सेटिस्फाई फ्यूचर कस्टमर नीड इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट। वैसे ही जैसे कस्टमर को पकड़ना, समझना, वैसे ये देखना कि कस्टमर किस तरीके की चीज़ें चाहता है। आज के टाइम पे जब कोरोना चल रहा है तो हम लोग गोल्ड या डायमंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, हम लोग चाहते हैं जितना ज़्यादा हो सके सेव कर सके और हमारे डेली के नीड्स फुलफिल हो सके। तो इस समय हम बहुत ज़्यादा फैशनेबल लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहते, बस इतना जीना चाहते हैं कि कल को फिर से जब लॉकडाउन लगे तो हम लोग कम से कम ऐसा ना हो कि खाने पीने का ही ना हो हमारे घर पे। तो हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि कस्टमर क्या चाहता है। कोरोना के टाइम पे कस्टमर हैवी ज्वेलरी या हैवी लहंगे नहीं चाहता है, वो चाहता है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी और अच्छा खाना पीना, तो वो आप उसको प्रोवाइड कर सको। परहैप्स वन ऑफ द टाटाज मिस्टेक इन मैन्युफैक्चरिंग नैनो भले ही 1 लाख की गाड़ी थी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं खरीदी। क्यों? क्योंकि 1 लाख की गाड़ी में आप क्या ही दोगे, जब आज बुलेट के रेट 2.5 लाख हो गए हैं
तो लोग 1 लाख की कार खरीदेंगे जिसमें कोई क्वालिटी ही नहीं है, चलती है तो ऐसा लगता है टेम्पो चल रहा है, इतना आवाज़ करती है, तो लोग क्यों खरीदेंगे। बड़ी बड़ी सिटीज़ में अमीर लोग नैनो तो कभी नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ईजिली कार्स 8-10 लाख की कारें भी ईजिली फिनेंस हो जाती हैं। तो हम कहते हैं कार खरीदना कौन सा महंगा है, हम 4-5 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, हम नैनो खरीद के फिर रेपुटेशन थोड़ी गिरा लेंगे। तो नैनो इसीलिए उनकी फेल हो गई, भले ही वो सस्ती थी, लेकिन सस्ती थी तो अपनी चीज़ें भी उसी हिसाब से लगाई और लोगों ने उसको पसंद भी नहीं करा। How to satisfy customer need? Organizations must determine how to bundle its resources, मतलब कैसे आप अपने रिसोर्सेज इकट्ठी करो और किस तरीके से उससे एफिशिएंटली प्रोड्यूस करो, क्योंकि जितना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, जितना लेस वेस्टेज होगा, उतना ही आप सही दाम में उसको बेच पाओगे। Having selected a market, organization must develop a plan to be successful in that market. Business strategy therefore looks at how the growth can compete successfully in individual market. तो हम जिस मार्केट में हैं हमें देखना है कि कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं। स्कूल वगैरह के पास अगर ज्वेलरी शॉप होगी तो वो नहीं चलेगी, स्कूल के शॉप पास अगर स्टेशनरी शॉप या बर्गर पिज़्ज़ा की दुकान होगी तो वो ज़रूर चलेगी। तो हमें देखना है कि हमारा एरिया क्या है, किस तरीके के किस एज ग्रुप के लोग आएंगे और उनकी स्पेंडिंग पावर क्या है। बच्चों की स्पेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको जितनी पॉकेट मनी मिलेगी उतनी ही वो देंगे। तो हॉस्पिटल्स के पास ज्वेलरी शोरूम बुटीक्स नहीं चलेंगे, वहाँ पे दुकानें चलेंगी, ये मेडिकल स्टोर्स और खाने पीने की। वैसे ही आपको अपना एरिया और किस तरीके के लोग वहाँ पे आते हैं वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज कंसर्न विद इशू सच एज, पहले तो आप कस्टमर आपके कौन कौन है, कॉम्पिटिटर कौन कौन है और कैसे आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ सकते हो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, ये आपको स्टडी करना है। उसके बाद जो हम लोग का छूटा था वो हम लोग पढ़ते हैं। तो न्यू एंट्रेंट को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, उसके कुछ बैरियर्स हम लोग पढ़ रहे थे। पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप जिस तरीके के बिजनेस में हो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, तो ऐसी जगह पे लोग कम ही आएंगे जहाँ पे लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज़ हैं। या फिर ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स नीडेड, या फिर लाइसेंस रिक्वायर्ड, लाइसेंसिंग फॉर्मेलिटीज़ हैं जो ईजी नहीं है स्टार्ट करने के लिए। जैसे कंस्ट्रक्शन का काम है, बैंकिंग का काम है, मेडिकल का काम है, क्योंकि उसमें लाइसेंस भी चाहिए, फिर उसके हिसाब से एरिया हो, रेफ्रिजरेशन हो, एक डॉक्टर की सलाह, डॉक्टर से भी आपको जुड़ना पड़ेगा जो ऐसी दवाइयाँ लिखे जो आपके मेडिकल स्टोर में मिलती है। कुछ चीज़ें होती है ना जो वही मेडिकल स्टोर से मिलेंगी जहाँ पे डॉक्टर ने लिखा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। तो जहाँ पे कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पे लोग आना पसंद नहीं करेंगे, केवल वही लोग अफोर्ड, हर बंदा नहीं आ पाएगा। हम लोग ये नहीं कह सकते कि कोई नहीं आ पाएगा, आएंगे, लेकिन वही जो उतने वेल्दी होंगे। जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन है, ब्रिक लाइन है, ये सब थोड़ी महंगी। ज्वेलरी लाइन है, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी वाले बहुत कम है, बिराना रोड में जो होता है लाइन से ज्वेलरी के शोरूम्स हैं, लेकिन फिर भी कोई नया बंदा जल्दी जल्दी ज्वेलरी शोरूम खोलने की नहीं सोचेगा। When a large amount of capital is required to enter an industry, firm lacking fund are effectively barred. Barred का मतलब prohibited, हम उसको प्रॉफिट नहीं करें लेकिन वो खुद ही एंटर नहीं हो पा रहा है फ्रॉम दैट इंडस्ट्री दैट एनहांसिंग द प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब कोई नया बंदा नहीं आएगा तो जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स है केवल वही है, नए एंट्रेंट से हमें कोई नया कॉम्पिटिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ब्रांड जहाँ पे आपको चाहिए। जैसे फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, वहाँ पे लोग आने की जल्दी जल्दी नहीं सोचेंगे। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, अगर आप किसी चीज़ में पहले से इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल कर रहे हो, मतलब आपके जो प्रोडक्ट्स है वो पहले से इतने कम रेटेड है कि जो नया बंदा आएगा वो तो इतने कम दाम में बेच ही नहीं सकता, तो हमने उस चीज़ में इकोनॉमी गेन करी हुई है।
Many industries are characterized by economic activities driven by economies of scale. Economies of scale refer to decline in per unit cost of production. तो आपका per unit cost इतना कम है, जैसे जैसे हम लोग कहते हैं ना बल्क में ऑर्डर मिलेगा उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हमारा कम हो जाएगा। तो जो लार्ज फर्म्स है वहाँ पे सेल्स इतनी ज़्यादा है कि पर यूनिट कॉस्ट उनका बहुत कम है। तो जो नए लोग आएंगे उनकी तो सेल कॉस्ट उनकी तो इतना वॉल्यूम में सेल होगा नहीं, तो जब उनकी वॉल्यूम में सेल नहीं होगी तो उनकी पर कॉस्ट जो आएगी, पर यूनिट कॉस्ट जो आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, हमारा प्रोडक्ट पहले से ही मार्केट में इतना नोन है, इतना ज़्यादा अलग है, जैसे कोलिन का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हार्पिक का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकॉन डी का एग्जाम्पल लेते हैं। जितने भी सब्स्टिट्यूट आ गए टैंग वैंग, लेकिन जो ग्लूकॉन डी वाले हैं वो ग्लूकॉन डी ही पियेंगे, जो पार्ले जी वाले हैं वो पार्ले जी ही बिस्किट खाएंगे रस के साथ। तो ये कुछ प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन है कि लोग इनकी तरफ ही आएंगे। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन रेफर्स टू फिजिकल और कंसेप्चुअल डिफरेंसेस और इन्हांसमेंट्स दैट मेक अ प्रोडक्ट स्पेशल और यूनिक। तो कस्टमर का इतना सिर चढ़ा हुआ प्रोडक्ट है कि लोग इसी की तरफ आएंगे। जैसे बच्चों में किंडर जॉय है तो बच्चों ने लेना ही लेना, दुकान जाना है। अब बैलून देख के बच्चे पता नहीं क्यों इतने पागल हो जाते हैं कि लेने, भले उनकी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आती लेकिन उन्होंने लेना ही लेना है। फर्म्स इन पर्सनल केयर एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, तो जैसे लैक्मे है, मेबेलिन है, उनका ब्रांड इमेज है, एक ट्रस्ट है कि इससे हमारी स्किन खराब नहीं होगी, तो हम लोग वही खरीदेंगे भले उनके रेट बढ़ते चले जाएं। कुछ चीज़ होती है जिसमें स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, अगर हमने ये चीज़ छोड़ के दूसरी इंडस्ट्री में गए तो स्विचिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। टू सक्सीड इन एन इंडस्ट्री, न्यू एंट्रेंट मस्ट बी एबल टू परसुएड एग्जिस्टिंग कस्टमर ऑफ अदर कंपनी टू स्विच टू इट्स प्रोडक्ट। मतलब दूसरा बंदा तुम्हारा प्रोडक्ट यूज़ करे, लेकिन दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा है, जैसे अगर हम अपना दूसरा कोई सॉफ्टवेयर लगवाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर की स्विचिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है। काफ़ी बार होता है हम लोग का टीवी ख़राब हो जाता है, वो कहते हैं रिपेयरिंग में आपके 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे, तो हमें लगता है कि 10-15 हज़ार रुपये लग जाएंगे, इससे अच्छा तो 18 हज़ार का नया टीवी जाएगा। फ़ोन में कोई ऐसा चीज़ कभी बार ख़राब हो जाता है कि स्क्रीन चली गई कुछ कि 7-8 हज़ार रुपये तो ठीक लगवाई हो जाता है, तो हम कहते हैं 7-8 हज़ार में हम ठीक कराएं, इससे अच्छा हम 12 हज़ार का नया फ़ोन ही खरीद लें। तो जब स्विचिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है तो हम कहते हैं नहीं भैया, इससे अच्छा 8 हज़ार ठीक करवाओगे, 5-6 महीने की गारंटी है, पता चले फिर ख़राब हो, हम नया एक वॉशिंग मशीन या इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स जब हमारे ख़राब होते हैं तो जल्दी जल्दी हम रिपेयर नहीं कराते, क्योंकि रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है, या फिर ओरिजिनल प्राइस के 50% तो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है, तो हम कहते हैं इससे अच्छा तो हम नया प्रोडक्ट ही खरीद लें। तो टू मेक अ स्विच, बायर में नीड टू टेस्ट फर्म्स न्यू प्रोडक्ट, नेगोशिएट न्यू परचेज कॉन्ट्रैक्ट एंड ट्रेन पर्सनल टू यूज़ द इक्विपमेंट एंड मॉडिफाई। इन्होंने तो एग्जांपल दिया कि हम बिल्कुल नए तरीके की मशीनरी या टेक्नोलॉजी खरीदने की आपको कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि नई टेक्नोलॉजी लो, नए तरीके से उसको सिखाएं हम अपने लोगों को, पुराना सॉफ्टवेयर वगैरह हटाएं, तुम्हारा इम्प्लीमेंट करें, इतना पैसा लगेगा। हमारे जो लोग हैं वो पहले से ही इतने ज़्यादा एफिशिएंट हैं हमारे एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर में, जैसे इन्होंने विंडो सॉफ्टवेयर दिया है वो कह रहे हैं हम पहले से ही इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो में, हम दूसरा सॉफ्टवेयर लें, लोगों को ट्रेन करें, इतना पैसा टाइम हम वेस्ट करें, क्यों करें जब यही हमारा अच्छे से चल रहा है। तो या फिर हमने ब्रांड आइडेंटिटी बना दी है, जिन्होंने आज मारुति सुजुकी लेनी है उन्होंने वही लेनी है, जिनको होंडा पसंद है, जिनको एक्टिवा पसंद है, जितनी भी स्कूटी आ जाए, एक्टिवा एक ब्रांड लीडर बन गया स्कूटी में, उन्होंने एक्टिवा ही खरीदनी है। तो हम ब्रांड लीडर बन चुके हैं उस चीज़ में। बच्चों का प्रोडक्ट आएगा तो लोग पहले जॉनसन ही बोलेंगे। रूह अफ़ज़ा का एक ब्रांड है, उसकी भले ही एडवर्टीजमेंट ना है, लेकिन गर्मियों में रूह अफ़ज़ा हम लोग लेके ही आएंगे, तो वो एक ब्रांड लीडर है अपनी चीज़ में। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मतलब हमारा प्रोडक्ट का जो एरिया है वो कन्फाइंड नहीं है, हमारा जो ब्रांड है वो पहले से ही इतने मार्केट में फैला हुआ है कि नई एंट्रेंट्स के लिए बहुत पॉसिबल नहीं होगा इतना ज़्यादा वो चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर देना। क्यों? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कानपुर लखनऊ तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड फैला हुआ है। मैकडॉनल्ड्स है और इन सब की ब्रांचेस कुछ एरिया में इतनी फैली हुई है कि नया कोई अगर आएगा ऐसी चेन तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा उनको बीट करने में, उनको compete करने में। और पॉसिबिलिटी ऑफ अग्रेसिव रिटेलिएशन, मतलब जो नए प्रोडक्ट्स आएंगे उनको अपना प्राइस जो है वो कम ही करना पड़ेगा। तो अगर तो पॉसिबल है सस्ते में प्रोडक्ट बेचना तब तो तुम आओ, अगर तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है सस्ते में प्रोडक्ट बेचना, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुछ चीज़ों का इतना ज़्यादा है कि आप सस्ते में बेच ही नहीं सकते हो, तो आप नई मार्केट में एंटर नहीं हो सकते।
उसके बाद आता है राइवलरी अमंग इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे हम लोग अपने इमीडिएट कॉम्पिटिटर्स, जो हमारे सिमिलर गुड्स वाले कॉम्पिटिटर्स हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इंडस्ट्री लीडर, अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री लीडर कैन डिस्करेज प्राइस। अगर हमारी एसोसिएशंस होती हैं तो वो कहती है इससे आप ज़्यादा प्राइस नहीं कर सकते, इससे कम ही रखो। तो अगर कोई लीडर नहीं है तो हम लोग अनफेयर प्राइजेस वगैरह रखना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से कोई भी नहीं कमा पाएगा। जैसे इंडियाज़ डोमेस्टिक एयर ट्रैवल इंडस्ट्री हैज़ नो डेफिनेट लीडर, इसीलिए हम लोग देखते हैं कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा, इंडिगो है, स्पाइस है, इन सब के रेट्स जो है वो लगभग सेम ही रहते हैं। कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है कि आजकल एयर से भी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्राइस हाँ इतिहाद है या ऐसी फ़्लाइट्स है, इनके प्राइसेस भले ही ज़्यादा हैं लेकिन बाकी प्राइसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं। कॉम्पिटिटर्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ही अनऑर्गेनाइज्ड होगा वो सेक्टर, उतना ही प्राइस में भी कंपटीशन होगा और उतना ही सस्ते में आपको वो चीज़ मिलेगी। Even when an industry leader exists, the leader's ability to exert pricing discipline diminish with increased number of rival। उस चीज़ के जितने competitors हैं प्राइस उतना ही कम होता चला जाएगा। अगर किसी चीज़ की कॉस्ट ही फिक्स्ड है तो इतने तो फिक्स हो, जैसे आपके घर पे अगर फ़ोन है तो इतना तो फिक्स कॉस्ट आपको देना ही है, उसके बाद आप जितना यूज़ करते हो उतना पर यूनिट और कॉस्ट। बिजली के मीटर में इतना तो फिक्स कॉस्ट है, उतना उसके अलावा जितना आप यूज़ करोगे उतना, तो जितना यूज़ करोगे उसका प्राइस आपका ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो आपको पे करनी पड़ेगी। एग्जिस्ट बैरियर, काफ़ी बार ये होता है कि हम इंडस्ट्री में आ गए हैं, हम एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा हमने पैसा लगा दिया, इतनी ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, भले ही हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा लेकिन फिर भी एग्जिस्ट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लोग एंटर होते चले जा रहे हैं लेकिन मार्केट को छोड़ नहीं रहे हैं, तो कंपटीशन इतना इंटेंस हो चुका है कि प्राइजेस लगातार घटते चले जा रहे हैं। तो हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे हम लोग ने पहले ही पढ़ा कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वही इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है। प्रोडक्ट डिफ्रेंसीशन है वो अच्छी बात है, कंपटीशन रिड्यूस करेगा। स्टार्टिंग में सब लोग स्लो ग्रोथ ही फेस करते हैं, या अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो भी ग्रोथ आपकी बहुत स्लो होगी, इसीलिए कॉम्पिटिटर्स भी मार्केट में लिमिटेड ही होने चाहिए ताकि सब लोग आराम से खा पी सकें। कॉम्पिटिटर्स इतने ज़्यादा होंगे तो किसी की भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी मार्केट में। इतना ही हम लोग रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। अब तो इतना आप लोग रिवाइज़ करिए, कोई डाउट आएगा तो हम लोग वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे पहले।